नमस्कार। आओ आज अपन एक नया चैप्टर देखते हैं। एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, चैप्टर नंबर 57 ऑफ टीएमएच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। ओके, तो इस टॉपिक में जाने से पहले मैं आपको एक करंट की न्यूज़ दिखाता हूं, तो उससे आपको और चीज़ समझ में आएगी। देखो ये एनआरसी इन न्यूज़ जैसे अपन डालेंगे तो देखो कुछ, देखो आप देखो, रिपोर्टेडली प्रीलिमिनरी फाइंडिंग सजेस्ट पॉसिबल वायलेशन ऑफ एक्सप्लोजिव एंड फैक्ट्रीज। अभी हाल ही के अंदर तेलंगाना के अंदर एक जो एक्सप्लोजिव विस्फोटक की फैक्ट्री के अंदर डेथ हुई मजदूरों की, तो उसमें उन्होंने कॉग्निजेंस लिया। एनआरसी इंडिया टेक सू मोटो कॉग्निजेंस, ठीक है ना। सू मोटो कॉग्निजेंस मतलब स्वतः संज्ञान लिया कि ये इसमें आखिर गलती किसकी है जो वायलेशन हुआ, और मजदूर जो मारे गए इनको क्या मुआवजा कंपनी की तरफ से दिया जाएगा। फिर देखो मार्च 2026 एनएचआरसी इंडिया टेक्स सू मोटो कॉग्निजेंस ऑफ द रिपोर्टेड इवोकेशन ऑफ 2600 पीपल ड्यू टू हैजार्डियस गैस लीक एट ये पालघर डिस्ट्रिक्ट इन महाराष्ट्र, ठीक है, सू मोटो कॉग्निजेंस। फिर अपन आगे देखते हैं, देखो फिर क्या है, देखो एनएचआरसी इश्यूज नोटिस टू मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ओवर डेथ ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्री, ठीक है। फिर इंटरव्यू विद द एनएचआरसी इंडिया चेयरपर्सन जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम, जो प्रेजेंट हेड है एनएचआरसी के, जस्टिस है ना, जस्टिस, ठीक है। अभी अपन देखेंगे कौन कौन हो सकता है इसका हेड। सुप्रीम कोर्ट का एक्स चीफ जस्टिस या एक्स जज हेड हो सकते हैं, ठीक है। फिर देन देखो आफ्टर अगली न्यूज, एक्स बीपीसीएल सीएफओ शिव कुमारन हैड टू ब्राइब पुलिस एंड बेंगलुरु सिविक ऑफिशियल फॉलोइंग डॉटर्स डेथ एनआरसी 6 रिपोर्ट फ्रॉम कर्नाटका। तो अपन ने क्या देखा कि एनएचआरसी का दायरा बहुत ही वाइड है। ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन जहाँ भी कंट्री में इसमें ये संज्ञान ले सकता है स्वयं, और किसी शिकायत के ऊपर भी ये रिपोर्ट कर सकते हैं। मतलब कि कोई शिकायत को रिपोर्ट करता है तो उस रिपोर्ट पे आधार पे कार्रवाई कर सकते हैं, ठीक है ना। ये तो कैसा नेचर हो गया, जैसे भी अपन देखेंगे कि ये पूर्ण रूप से न्यायिक नहीं है, सेमी जुडिशियल है। सेमी जुडिशियल मतलब क्या, जुडिशियल तो यूँ कि चलो देखो तफ्तीश ले सकते हैं, रिपोर्ट मंगा सकते हैं, किसी को भी तलब कर सकते हैं, कागज़ मंगा सकते हैं अपने पास, लेकिन जो रिकमेंडेशन है वो रिकमेंडेटरी नेचर होती है, ठीक है। और पनिशमेंट नहीं दे सकता, खुद सिफारिश कर सकता पनिशमेंट की, ऐसे, ठीक है। तो ऐसे ये न्यूज़ में देखा। अपन अपने टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। ये अपना टॉपिक तो क्या होता है, किसी भी टॉपिक का प्रेजेंट के अंदर रेलिवेंस देख लेते हैं तो थोड़ा इंटरेस्ट बनता है और अपन को समझ बनती है कि चीज़ यूज़ कहाँ आएगी। तो एनएचआरसी नेचर क्या है, स्टेचुरी है, सांविधिक है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं भी मेंशन नहीं है, सांविधिक है। तो सांविधिक का मतलब हो गया कि किसी कानून से इसको शक्ति मिली है। अपन ने जैसे पहले देखा था प्लानिंग कमीशन या नीति आयोग में, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, नॉन स्टेचुरी है। लेकिन एनएचआरसी का नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है लेकिन स्टेचुरी है। क्यों स्टेचू? सांविधिक स्टेचुरी क्यों? कि किसी स्टेचू किसी कानून से इसको ताकत मिलती है। तो वो कानून कौन सा है? 1993 का पीएचआरए, ठीक है, यूँ मान लो पीएचआरए, एचआरए बोलते हैं अपन, एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, तो पीएचआरए। तो पीएचआरए क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट्स, इंडियन गवर्नमेंट ने पारित किया, केंद्र सरकार ने, और 1993 का ये एक्ट है। इस एक्ट के तहत स्थापना हुई या लागू हुआ ये एक्ट कब, या यूँ मान लो एनएचआरसी की स्थापना कब हुई? 12 अक्टूबर 1993। तो अब देखो याद कैसे रखना है ये मालूम। देखो 12th 5 ईयर प्लान मैंने पहले बताया था, लास्ट 12वां 5 ईयर प्लान जो प्लानिंग कमीशन का, और 12 था जो 12 से लेकर 17 तक चला, तो 12, ठीक है। फिर है अक्टूबर और 1993। तो देखो 2 से आगे चल के अपन 3 जा रहे हैं। ये एक तो चीज़ ही है, समझ गए। एक तो मोटी मोटी चीज़ अपन को ये समझ में आ रही है। अब ये महीना कैसे याद रहेगा? अक्टूबर। तो देखो मेरे को जैसे याद है ना, ये दिन दोनों को जोड़ा अपने 9 और 1 10, 10वां महीना अक्टूबर खत्म, ये 10। तो कुछ ऐसे अपन को दिमाग के अंदर सेट करनी पड़ती है चीज़ें। तो 12th 5 ईयर प्लान से लिंक कर दो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, तो 12 याद रह जाएगा। अक्टूबर 1 और 9 10, और 2 से आगे 3 निकल चल रहे हैं कि भाई 2 ही ह्यूमन राइट वॉल्यूशन नहीं, 3 या अनंत ह्यूमन राइट वॉल्यूशंस की बात अपन को करनी है। और वैसे ह्यूमन राइट्स जैसे अपन देखेंगे, बेसिकली जो इंटरनेशनल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में डिक्लेयर है वो ह्यूमन राइट्स वो 30 है। 1948 पेरिस डिक्लेरेशन 217, यहाँ पे भी आएगा। देखो 217, इस 217 को आप 217 है ना, तो इसको उल्टा कर दो, ये 12 आ रहा है ना, ये 12 और 7 और 2 1993, ऐसे। तो चीज़ें बहुत सारी होती हैं जिनके बहाने अपन याद कर सकते नहीं, कि अपन फोकस नहीं करते। तो कुछ मेरी कोशिश थी, उस पर आप ध्यान रखो। तो 12 अक्टूबर 1993, 12 अक्टूबर 1993 को ही एक्ट लागू हुआ और इसी दिन एनएचआरसी की स्थापना हुई। अमेंडमेंट कितनी बार हुए इस एक्ट के अंदर? 2 बार हुए हैं, 2006 एंड 2019। प्रेजेंट जैसे कोई भी आप एनएचआरसी का पीडीएफ डाउनलोड करो तो उसमें
ब्रैकेट में लिखा रहना चाहिए कि एज अमेंडेड ऑन 2019, क्योंकि 6 वाले 19 के अंदर आ गए अमेंडमेंट्स ऐसे। और ये चेंजेस एट ए ग्लैंस अपन देखेंगे अभी आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर अपन देखते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे इंटरनेशनल डे फॉर ह्यूमन राइट्स कब मनाया जाता है, तो ये है 10 दिसंबर, ठीक है ना, 10 दिसंबर ह्यूमन राइट्स डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे। और इस दिन आप जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि इंटरनेशनल एड्स डे कब मनाया जाता है, आप मुझे बताना, ठीक है, ये है। और नोबेल पुरस्कार किस दिन दिए जाते हैं, ये आप मुझे बताना, ठीक है। तो ये 10 दिसंबर आपके और दिमाग में फिट बैठेगा। क्यों मनाया जाता है भाई 10 दिसंबर को, 10 दिसंबर क्यों मनाया जाता है, टू कॉमरेट द यूएन जनरल असेंबली एडॉप्शन ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन 1948। यूनिवर्सल यूडीएचआर क्या है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948, 10 दिसंबर 1948 को यूएन जनरल असेंबली के अंदर घोषणा हुई किनकी, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की, कि ये जो ह्यूमन राइट्स हम बता रहे हैं ये पूरे विश्व में हर देश के लिए ज़रूरी है इनको मानना करना, जिससे कि मानव जाति का कल्याण सुनिश्चित हो सके। तो ये क्या होता है, यूएन, ये जो अपन देख रहे हैं यूडीएचआर क्या होता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इसी को अपन बोलते हैं पेरिस डिक्लेरेशन, पेरिस घोषणा। ये आता है कई बार करंट में रहता है, किसी क्वेश्चन का आंसर जो अपन देखते हैं तो वहाँ लिखना होता है। तो यूडीएचआर क्या, यूडीएचआर इज ए फाउंडेशनल यूएन डॉक्यूमेंट अडॉप्टेड ऑन दिसंबर 10, 1948। ये जो अभी अपन ने डेट देखी ऊपर, तो देख लिया हमने क्या नींव का पत्थर है ह्यूमन राइट्स के मामले में। एज रिजोल्यूशन नंबर 217 यूएन जनरल असेंबली का संकल्प नंबर 217 इन पेरिस। तो पेरिस भाई यूएन जनरल असेंबली अपन देखते हैं इसका तो अपने हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क है, लेकिन वो पेरिस के अंदर उस समय ये सम्मेलन हो रहा था 10 दिसंबर 1948 को, इसलिए एस्टेब्लिशिंग 30 फंडामेंटल राइट्स एंड फ्रीडम्स इंक्लूडिंग डिग्निटी, इक्वलिटी, फ्रीडम फॉर एंड फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। ये तो यूएन डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स कब हुई घोषणा, 10 दिसंबर 1948। कहाँ हुई, पेरिस, उसको बोलते हैं पेरिस रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन नंबर 217 217। और टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स में डिस्कस किए गए, 30। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ तक बात करें तो मूल रूप से 7 थे, आज टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स है। राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया, फंडामेंटल राइट नहीं है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है और लीगल राइट है, बाकी 6 अपने फंडामेंटल राइट्स हैं ऐसे। फिर क्या है, ये जो 30 है, इट कवर सिविल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स सच एज लाइफ, लिबर्टी, प्राइवेसी एंड एजुकेशन, सर्विंग एज ए बेसिस फॉर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ। ठीक है, तो यार 3 चीज़ अपने ध्यान रखनी है। 10 दिसंबर 1948, रिजोल्यूशन नंबर 217 एंड टोटल फंडामेंटल राइट्स इंटरनेशनल लेवल पे वो 30 है। और यूडीएचआर ध्यान रखना अपन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स। और ये 30 अपने लिए क्या एक यूँ मान लो कि आदर्श था कि हाँ भाई इसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो इसके अकॉर्डिंग फिर अपन ने 12 अक्टूबर 1993 को प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट इंडिया का बनाया संसद ने, और उसके तहत एनएचआरसी, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की स्थापना हुई। तो 3-4 चीज़ें जो अपन को ध्यान में देनी है, सबसे ऊपर यूएन डिक्लेरेशन फॉर ह्यूमन राइट्स, फिर इसी के आधार पर अपन से अपने बनाया प्रोटेक्शन फॉर ह्यूमन राइट एक्ट है 1993, और इसी के तहत एनएचआरसी की स्थापना हुई कब, 12 अक्टूबर 1993। और ये यूडीएचआर है 10 दिसंबर 1948। ऐसे याद रखना, 1940, 1993, 1993। समझ गए ये चीज़, ठीक है। यूएन जनरल असेंबली का देख लो, 16 दिसंबर 1996 को इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन सोशल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स 1996 है, 16 दिसंबर, ये यूएन जनरल असेंबली का। और इसने आगे बढ़ाया चीज़ों को, इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स एंड असेंट ऑन इंडियन गवर्नमेंट ने इस 16 दिसंबर 1966 वाले प्रस्ताव को 1979 के अंदर मंजूरी दी। फिर धीरे धीरे आके 1993 का अपन ने पीएचआरए लागू किया और उसके तहत एनएचआरसी की स्थापना हुई। अब अपन यहाँ से आ जाते हैं कि यहाँ से आ गया एनएचआरसी की कहानी कि इसका क्या कंपोजिशन होता है, कैसे कैसे कौन नियुक्त होते हैं, क्या क्या कहानी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कंपोजिशन क्या है ना। कंपोजिशन क्या है 1+5, एक चेयरमैन और 5 अन्य सदस्य, तो टोटल हो गए 6। ये 6 मेंबर इंस्टीट्यूशन है, 6 मेंबर है ना। एक तो मेंबर, एक तो हेड है और बाकी सारे जो हैं वो इसके अदर मेंबर्स हैं, ठीक है। 1+5 चेयरमैन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हु कैन बी द हेड ऑफ एनएचआरसी, चेयरमैन कौन हो सकता है, अच्छी तरह समझो इसको। तो इसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का एक्स चीफ जस्टिस या एक्स जज। कहने का मतलब क्या है कि दोनों एक्स होने चाहिए, एक्स मतलब भूतपूर्व, प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट एक्स चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट एक्स जज। अभी जैसे मैंने बताया था प्रेजेंट में जो है वो बी सुब्रमण्यम है, बी सुब्रमण्यम, ठीक है, उनके आगे लगा हुआ है जस्टिस, ठीक है। तो ये एक्स जज है सुप्रीम कोर्ट के। तो अब आप क्या करो, एक लिस्ट उठाओ
और NHRC के हेड्स की, और वो देखो कि कौन कौन से चीफ जस्टिस हैं जो एक्स चीफ जस्टिस जो कि सुप्रीम NHRC के चेयरपर्सन रहे हुए हैं, या वो कौन कौन से एक्स जज सुप्रीम कोर्ट के जो कि NHRC के चेयरपर्सन रहे हुए हैं, ऐसे तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, ये चीज़ अपन को ध्यान में रखनी है। और पहले क्या था, पहले सिर्फ चीफ जस्टिस, मूल रूप से क्या एक्स चीफ जस्टिस का ही प्रोविज़न था। ये जो एक्स जज वाला अपन जो प्रोविज़न देख रहे हैं ये 2019 से ही, जो मैंने बताया था ना अमेंड हुआ 2 बार, 2006 और 2019, 2019 के अंदर अमेंड हुआ, उससे ही प्रोविज़न आया हुआ। तो 2019 से पहले की आप कोई बुक पढ़ोगे, है ना, मान लो TMS का कोई एडिशन 2019 से पहले का है रखा हुआ आपके पास, तो उसमें आप पढ़ोगे क्या कि केवल सुप्रीम कोर्ट का एक्स चीफ जस्टिस ही NHRC का हेड हो सकता है। फिर मेरी और जान खाओगे तो मेरी जान खाने से पहले एक बार बुक का एडिशन देख लेना, 19 से पहले का है बाद का है। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, नॉट प्रेजेंट चीफ जस्टिस या जज। प्रेजेंट चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट प्रेजेंट नहीं हो सकता। ये याद रखने के लिए क्लू क्या है कि एज इट विल ओवरलोड प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस या जज, कि अगर प्रेजेंट या सिटिंग चीफ जस्टिस या जज को NHRC का हेड बना देंगे तो उन पे ओवरलोड हो जाएंगे, वो लोड बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि यार हम सुप्रीम कोर्ट का काम देखें कि NHRC का काम देखें, यूँ ये क्ल्यू है अपने को। तो अपने क्या इसलिए एक्स को ही रखा कि एक्स फ्री है कंपेरेटिवली और एक्सपीरियंस भी है, ज़्यादा अच्छे से टाइम दे सकते हैं, टाइम एंड फोकस, तो इसलिए एक्स के लिए हमने गुंजाइश रखी कि सुप्रीम कोर्ट का एक्स चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का एक्स जज कैन बी ए चेयरपर्सन ऑफ NHRC। ये याद रखना, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन। फिर अब आती है मेंबर्स की कहानी 1+5 जो मैंने आपको बताई। तो सबसे पहले देखते हैं M1, ये कौन है। अब देखो, अब ये M1 M2 याद रखने के लिए तो क्या रहा याद रखना है, यहाँ पे ये CJ और J लिखा हुआ है, बस इन पे फोकस हो जाओ आप। ठीक है, तो सबसे पहले अपन J की बात कर लेते हैं। J यहाँ आ गया, तो कौन, सुप्रीम कोर्ट का एक्स जज या प्रेजेंट जज, मेंबर की बात कर रहे हैं। तो मेंबर में क्या एक्स भी आ सकता है और प्रेजेंट भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी, क्योंकि मेंबर है, मेंबर पे ज़्यादा लोड है नहीं, कभी कभी आना है आपको, चेयरपर्सन तो हमेशा रहेगा, ऐसे ऐसे। तो सुप्रीम कोर्ट का जज कौन सा, एक्स या प्रेजेंट, M1 मेंबर नंबर 1, चेयरपर्सन के अलावा अपन 5 पे आ गए, तो M1 क्या हो सकता है, सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए, एक्स या प्रेजेंट। ठीक है, तो मैंने बताया ये जज अपन उतार लाए यहाँ पे। फिर अपन अब उतार के लाएंगे CJ को, तो M2 कौन 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 हो सकता है, हाई कोर्ट के एक्स या प्रेजेंट CJ, नोट हाई कोर्ट एक्स या प्रेजेंट J। मतलब बात हो रही है M2 के अंदर, बात हो रही है हाई कोर्ट की, लेकिन हाई कोर्ट की किसकी बात हो रही है, हाई कोर्ट के केवल चीफ जस्टिस की बात हो रही है। हाई कोर्ट का जज नहीं आ सकता इसके अंदर मेंबर के रूप में। हाई कोर्ट का क्या आएगा, CJ आएगा, चाहे एक्स है चाहे प्रेजेंट है। तो अब देखो वापस समझो, जज चेयरमैन के रूप में अपन ने देखा CJ और J को, ठीक है ना, अभी एक्स पे ध्यान मत दो, लेकिन बता रहा हूँ CJ और J को देखा चेयरमैन के रूप में। फिर M1 के रूप में अपन ने सिर्फ J को देखा ये, और M2 के रूप में अपन ने CJ को देखा ये। समझ गए, ये चीज़ याद रखो। अब चेयरमैन के अंदर अपन ने देखा था सिर्फ XX, और प्रेजेंट के अंदर अपन क्या, सॉरी M1 के अंदर अपन आ गए एक्स और प्रेजेंट, और M2 के अंदर भी अपन आ गए एक्स और प्रेजेंट। यही तरीका है इसको याद रखने का। नहीं ऐसे याद रखोगे, नहीं कोशिश करोगे तो ये नासूर बन जाएगा आपके लिए NHRC, डरने लग जाओगे इससे। अच्छे इसी से डरते हैं, जो अच्छे डरते हैं ना NHRC से, चेयरमैन और M1 M2 के अंदर इतना खौफ हो जाता है जिसकी हद नहीं। तो वो खौफ नहीं हो तो चेयरमैन के तो याद रखो कि यार प्रेजेंट पे अपन को लोड नहीं डालना। M1 के लिए याद रखो कि यार वो जज उतर के आएंगे, ऊपर वाले चेयरमैन वाले जज, और M2 के लिए याद रखो यार ऊपर वाला CJ था ना, वो उतर के आएगा यहाँ पे, ये याद रखो। चेयरमैन के रूप में XX CJ, सुप्रीम कोर्ट का एक्स CJ या सुप्रीम कोर्ट का एक्स जज। M1 के रूप में जज उतर के आएगा सुप्रीम कोर्ट का एक्स या प्रेजेंट। M2 के अंदर ऊपर का चीफ जस्टिस उतर के आएगा, मतलब हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एक आ गए ना, उनको थोड़ी ना उतारोगे नीचे बार बार, है ना। तो M2 के अंदर चीफ जस्टिस आएगा हाई कोर्ट का, और एक्स या प्रेजेंट। सबसे बड़ी बात, M2 के अंदर हाई कोर्ट का जज नहीं है, ये जज आ सकते हैं। तो M1 के अंदर अपने ले लिया ना सुप्रीम कोर्ट, बस बात खत्म, ये चीज़ है, ठीक है ना। तो M1 M2 ये याद रखो। फिर M3 4 5 जो है ना, ये कौन होने चाहिए, ये हाई ह्यूमन राइट्स के अंदर एक्सपीरियंस जिनको होता है, ये वो व्यक्ति होते हैं। और 3 सदस्य, 3, 4 और 5, इन 3 सदस्यों की पहले संख्या 2 थी, मतलब ये जो एक्सपर्ट है ना, इनकी पहले सदस्य 2 थी, 2019 वाले अमेंडमेंट से 2 को बढ़ा के 3 किए गए, ये वाले। फिर इसके बाद एक्स ऑफिसो पदेन मेंबर होते हैं 7। पदेन समझ गए कि इस पद पे होने के नाते आपको ये पद भी और मिलता है विरासत के अंदर ही, कि नेशनल कमीशन फॉर ST SC, नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST OBC,
माइनॉरिटी 4 तो ये हो गए, और वुमेन, चिल्ड्रन और हैंडीकैप्स के जो कमीशन है उनके जो हेड हैं वो इसके पदेन सदस्य होते हैं। तो 7 हो गए पदेन एक्स ऑफिसो। तो SC ST OBC माइनॉरिटीज़ 4 तो ये हो गए, और फिर वुमेन कमीशन और चिल्ड्रन। मतलब ये नेशनल कमीशन है, नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST, नेशनल कमीशन फॉर OBC, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर चिल्ड्रन, नेशनल कमीशन फॉर हैंडीकैप्स। इनके जो हेड हैं वो NHRC के एक्स ऑफिसो मेंबर होते हैं, टोटल 7। फिर ये अपॉइंटेड बाई, किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक है ना। ये जैसे अपन देख रहे हैं, ये जो अपन ने जैसे ये देखे ना, ये अपॉइंटेड, खासतौर पर चेयरमैन। तो अपॉइंटेड बाई किसके द्वारा, मतलब ये चेयरमैन प्लस ये मेंबर सारे अपन जो देख रहे हैं ना, ये मेंबर्स, ये अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट सारे, M1 M2 M3 M4 M5, ठीक है। 1+5 जो देखे थे ना अपन 6, उनकी बात करें। पदेन तो कौन अपॉइंट करेगा भाई, पदेन तो आप उस पद पे हो तो ऑटोमेटिक हो गए। बात कर रहे हैं अपन 1+5 की, तो उनको अपॉइंट कौन करते हैं, राष्ट्रपति, चेयरमैन को और 5 मेंबर्स को। लेकिन राष्ट्रपति किसकी रिकमेंडेशन पे करते हैं, रिकमेंडेशन कमेटी होती है, उसकी रिकमेंडेशन कमेटी के ऊपर इनको रिकमेंड के अनुसार राष्ट्रपति रिकमेंड करते हैं। बाइंडिंग होती है ये रिकमेंडेशन राष्ट्रपति के ऊपर, ठीक है। तो इस रिकमेंडेशन कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, टोटल 6 मेंबर होते हैं, ठीक है, टोटल 6 मेंबर। तो देखो 2 तो याद रखो कि PM और HM, प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, ठीक है। फिर 2 हो गए पीठासीन अधिकारी, एक लोकसभा का और एक राज्यसभा का। लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा ये डिप्टी स्पीकर, मतलब ये वाइस चेयरमैन है ना, वाइस चेयरमैन, चेयरमैन नहीं, चेयरमैन तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट हो जाते हैं, डिप्टी चेयरमैन, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर, देन लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा के पीठासीन, उप पीठासीन अधिकारी अपने डिप्टी स्पीकर, मतलब वाइस चेयरमैन। फिर और लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा और राज्यसभा में। तो ये 6 जने मिलके रिकमेंडेशन कमेटी बनती है और वो सिफारिश देती है राष्ट्रपति को, किनको नियुक्त करती है, 1+5 को, टोटल 6। तो अपन ने देखे कि रिकमेंडेशन कमेटी के अंदर 6 मेंबर, और ये 6 को नियुक्त करते हैं 6 को नियुक्त करते हैं, ये समझ गए ये चीज़, मतलब 6 को नियुक्त कितनों ने किया, 6 ने किया, ठीक है। फिर अपन बात आ जाते हैं टेन्योर की। टेन्योर कितना होता है 1+5 का, 3 या 70 मतलब 3 साल या 70 साल आयु जो भी पहले हो जाए, ठीक है। पहले 5 थी 570, लेकिन अब उसको 370 कर दिया 2019 से। तो अपन ये याद रखना है 370, तो 370 जम्मू कश्मीर याद नहीं रखना अपन को, ठीक है। 370 जम्मू कश्मीर याद नहीं रखना है, इसके बीच में ये लगा देना। तो 3/70, 3 साल या 70 साल उम्र जो भी पहले हो जाए आप, वो इसका टेन्योर होगा। रीअपॉइंटमेंट, यस, मेंबर के रूप में रीअपॉइंट हो सकता है, मेंबर चेयरमैन के रूप में रीअपॉइंट हो सकता है, चेयरमैन के रूप में रीअपॉइंट हो सकता है। तो आप देखोगे कितने ऐसे मेंबर हैं जो चेयरमैन बने, या कितने ऐसे चेयरमैन हैं जो रीअपॉइंट हुए NHRC के, गूगल में देखो। आफ्टर रिटायरमेंट नो गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल या स्टेट की गवर्नमेंट जॉब में ये नहीं आ सकते। ये इसलिए दिया हुआ ताकि ये इम्पार्शियल तरीके से काम कर सकें बिना किसी दबाव के। फिर हटाने का क्या तरीका है, हटाने का तरीका है, हटाता है राष्ट्रपति, ठीक है ना, राष्ट्रपति हटाते हैं। लेकिन किस आधार पे, किस ग्राउंड पे, इनके हटाने के 6 ग्राउंड है। सबसे पहला है प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। अगर ये वाला ग्राउंड होता है प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी, तो राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेना मस्ट है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे और फिर सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को सलाह देता है और उसके अकॉर्डिंग राष्ट्रपति अपना काम करते हैं, जो बाइंडिंग होती है सिफारिश, ठीक है ना। 6 में से सिर्फ एक ग्राउंड के अंदर ही सुप्रीम कोर्ट से राय ली जाती है, केवल एक पे, वो कौन सा है, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या इनकैपेसिटी। बाकी ये जो 5 ग्राउंड है इन पे सुप्रीम कोर्ट से सलाह नहीं ली जाती है, सिर्फ एक पे ली जाती है। इन 5 पे सुप्रीम कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है। ये 5 कौन से, एम्प्लॉयमेंट, इंसॉल्वेंट, अनेबल, मेंटल या फिजिकल और अनहेल्दी, और लास्ट है सेंटेंस, इम्प्रिजमेंट कहीं का सेंटेंस उनको मिला है, मतलब जेल काटने की सजा उनको अगर मिली है, किसी न्यायालय ने दी है भारत के, तो वो इनकेपेबल हो जाएंगे, राष्ट्रपति उनको हटाएंगे, ठीक है। तो याद कैसे रहेगा, देखो एम्प्लॉयमेंट मिलने के बाद भी इंसॉल्वेंट हो गए, दिवालिया का मतलब हो गया जो 3 महीने तक मूल या ब्याज नहीं चुका पाते हैं, तो वो दिवालिया घोषित होता है। एम्प्लॉयमेंट का मतलब पेड एम्प्लॉयमेंट आपने और कहीं ले रखा है। अनेबल मतलब मेंटली या फिजिकली आप अनेबल हो गए। अनहेल्दी मतलब स्वास्थ्य कारणों से आप अनहेल्दी हो गए। और सेंटेंस मैंने आपको बताया जेल की सजा। तो याद कैसे रहेगा, देखो रोजगार मिलने के बाद भी इंसॉल्वेंट हो गए आप, फिर अनहेल्दी, मेंटल, फिजिकल, और ये अनहेल्दी, मतलब ये तो हो गया अनेबल और अनहेल्दी, बीमार से, और लास्ट है जेल का। तो ऐसे 6 ग्राउंड हो गए, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, सुप्रीम कोर्ट, बाकी 5 एम्प्लॉयमेंट, इंसॉल्वेंट, अनेबल, अनहेल्दी एंड अपने इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर है ना, मतलब साबित कदाचार या अयोग्यता, अपने रोजगार,
दिवालिया, अयोग्य मतलब मानसिक व शारीरिक रूप से, शारीरिक लिखते कैसे वो भी देखो, अनहेल्दी स्वास्थ्य कारणों से, और सेंटेंस सजा याफ्ता है, सजा सुनाई गई। तो फिर सैलरी एंड सर्विस कंडीशन डिसाइड, देखो ये है ना, ये अच्छी तरह याद रखो, क्यों, क्योंकि एनएचआरसी का बिल्कुल हूबहू कॉपी पेस्ट होएगा एसएचआरसी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, तो वो पढ़ना पड़ेगा। फिर आप चीची करोगे कि मैं वहाँ बोलूँगा वहाँ मैंने समझा दिया, देखो फिर आप बोलोगे अरे सर ये क्या होता है, तो ध्यान रखो उसका। फिर सैलरी एंड सर्विस कंडीशन आर डिसाइडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कैन नॉट बी चेंज टू देयर डिसएडवांटेज, कम नहीं की जा सकती एक बार नियुक्ति देने के बाद में। फिर अपन देखते हैं कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है एनएचआरसी के, है ना। तो अभी जैसे मैंने आपको न्यूज़ में बताया था, देखो सारी चीज़ें वही आएंगी अब। ये वॉयलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जैसे भी मैंने देखा कहीं भी वो वॉयलेशन है ह्यूमन राइट्स का, तो ये सू मोटो कॉग्निजेंस ले सकता है या किसी रिपोर्ट के ऊपर ये काम कर सकते हैं। जेल के अंदर जो प्रिजन्स की प्रिजनर्स जेलों की जो कंडीशन है, वो जेल मैनुअल के अकॉर्डिंग काम हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। ये स्टेट लिस्ट का विषय है ना, जेल मैनुअल है, स्टेट लिस्ट का विषय है। फिर पुलिस में जैसे अपन देखते हैं कि डेथ इन अरेस्ट, पुलिस थाने के अंदर अरेस्ट में डेथ, फेक एनकाउंटर्स, पेंशन मैटर्स, पेंशन नहीं मिल रही है किसी को, कम मिल रही है या ज़्यादा उनकी बढ़नी चाहिए थी वो नहीं बढ़ी है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कोई है तो उनके, ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का वायलेशन होता है तो उसके सेफगार्ड संबंधी का दायित्व है। टेररिज्म एंड ह्यूमन राइट वायलेशन का, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रीटी कोई है उसको इम्प्लीमेंट कराना है इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के संदर्भ में, जैसे अपने पेरिस डिक्लेरेशन देखा 217 31 ह्यूमन राइट्स 10 दिसंबर 1948, उसका इम्प्लीमेंटेशन। ह्यूमन राइट्स संबंधी कोई रिसर्च की जैसे बात करनी है, डिस्कशन होने, ह्यूमन राइट्स की पब्लिसिटी, ह्यूमन राइट्स एंड एनजीओज को इन्वॉल्व करके कैसे प्रमोट करना है, तो ये सारे काम अपने एनएचआरसी देखता है। कहने का मतलब जो भी मानव कल्याण से, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कल्चरल है, जो मानव कल्याण के विकास उसको डिग्निटी से जुड़ा हुआ, वो सारे काम इसमें आ जाएंगे अपने। हेडक्वार्टर कहाँ है प्रेजेंट में, दिल्ली में है, लेकिन और जगह भी ये अपने खोल सकते हैं ऑफिस। कैसी पावर होती है, पावर ऑफ सिविल कोर्ट होती है, जैसे मैंने बताया किसी व्यक्ति को, किसी डॉक्यूमेंट को ये तलब कर सकते हैं, बस सजा नहीं दे सकते। तो नेचर कैसा हो गया, तो क्वासी जुडिशल हो गया, सजा नहीं दे सकते, ठीक है। फिर इंक्वायरी टीम, खुद की सेल्फ इंक्वायरी टीम है, जांच के लिए भेजती है। फिर 1 ईयर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 1 ईयर। ये 1 ईयर क्या है, 1 साल, कि कैन इंक्वायर ओनली इन इवेंट्स नॉट ओल्डर देन 1 ईयर। आज जैसे अपन देखते हैं, आज अपन जैसे चल रहे हैं कि मार्च 2026 में चल रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है ना मार्च 2025 के बाद जो केस हुए हैं उन्हीं में जा सकता है। मार्च 2025 से पहले के जो केस हैं उसमें नहीं जा सकते, ठीक है, वो इनके दायरे में नहीं आता। तो 1 साल से पुराना अगर कोई केस है तो ये इनके दायरे के अंदर नहीं आता है ना। कैन इंक्वायर ओनली इन इवेंट्स नॉट ओल्डर देन, है ना। 1 साल से ज़्यादा पुराना केस नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि उसके अंदर तफ्तीश मुश्किल हो जाती है। भाई 1 साल से पुराना कोई एविडेंस है, कोई इंसिडेंट है, घटना, उसके लिए एविडेंस निकालना और थोड़ा मुश्किल हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स भी, फिजिकल एविडेंस भी, निशान थे वो तो मिट चुके, अब हम कैसे पता लगाएंगे कि दोषी कौन है, किसको हम इंस्ट्रक्शन देंगे जांच करो, ऐसे। तो ऐसे याद रखना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल पुराने मामले में तफ्तीश कर सकते हैं। फिर अवार्ड्स, मतलब क्या ये निर्णय दे सकते हैं पेमेंट की भुगतान किया जाए, डिसिप्लिनरी एक्शन किसी ऑफिस के आगे, ऑफिसर के अगेंस्ट में किसी के कार्रवाई करो, एंट्री में रिलीफ दे सकते हैं कि अभी ये दो, फिर अपन और आगे बाद में करेंगे। तो ऐसे इनके डिसीजन होते हैं, लेकिन डिसीजन जो होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते, ठीक है। फिर लिमिटेड पावर क्या है, ह्यूमन राइट वायलेशन बाय पैरामिलिट्री फोर्सेज के मामले में लिमिटेड पावर अभी अपन देखेंगे, ठीक है। जैसे इसमें वो था आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर्स एक्ट, आस्पा एक्ट, इरोम शर्मिला मिजोरम, ठीक है। आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, इरोम शर्मिला मिजोरम की कार्यकर्ता जिन्होंने करीबन 13 साल तक अनशन रखा था इस एक्ट के विरोध में, आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट। फिर अपन देखते हैं कि एनएचआरसी की भूमिका क्या रहती है, कि ठीक है बाइंडिंग नहीं है तो फिर क्या कुछ मतलब भी निकलता है क्या, बिल्कुल क्यों नहीं निकलता। देखो एडवाइस नॉट बाइंडिंग, ठीक है ना, बाइंडिंग नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि एडवाइस फिर कोई मतलब ही नहीं है, एडवाइस नॉट बाइंडिंग, ठीक है ना। कहने का मतलब पनिशमेंट नहीं दे सकते। इकोनॉमिक रिलीफ मतलब खुद का कोई फंड नहीं है जिससे कि ये रिलीफ दे दें आपको, ऑर्डर दे सकते हैं कि यहाँ पे इतना इनको भुगतान किया जाए, खुद का कोई फंड नहीं है जिससे तत्काल रिलीफ दें। और एडवाइस जो बाइंडिंग नहीं होती, पनिशमेंट दे नहीं सकते, केवल सिफारिश कर सकते हैं पनिशमेंट की, जैसे डिसिप्लिनरी एक्शन दे सकते हैं कि सिफारिश कर सकते हैं कि इस व्यक्ति, ये जो ऑफिसर है इन्होंने गलत काम किया, इनका एक इंक्रीमेंट रोका जाए, सिफारिश। फिर सरकार माने या नहीं माने सरकार पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्या इसका मतलब ये हो गया तो फिर तो एनएचआरसी को मतलब ही नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। बट देखो, बट गवर्नमेंट कैन नॉट इग्नोर एनएचआरसी रिकमेंडेशन बिकॉज गवर्नमेंट मस्ट रिप्लाई विद इन 1 मंथ,
ठीक है ना। 1 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा कि हमने किया या नहीं किया, और नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तो जवाब तो देना ही पड़ा ना, इग्नोर तो नहीं कर सकते ना एनएचआरसी को। ऐसे ही इसमें देख लो, पैरामिलिट्री फोर्सेज के मामले में लिमिटेड पावर है, लेकिन गवर्नमेंट मस्ट रिप्लाई विद इन 3 मंथ्स। अगर किसी ने बात करी कि आर्म फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट या मिलिट्री फोर्सेज ने हमारे घर में घुस कर जबरदस्ती खोजबीन करी और हमें परेशान किया, एनएचआरसी में शिकायत हुई, तो एनएचआरसी ने अगर बोला कि गलत हुआ तो सरकार इग्नोर नहीं कर सकती। 3 महीने के अंदर अंदर आपको एनएचआरसी को रिप्लाई देना पड़ेगा कि वाकई में वो शिकायत सही थी या गलत थी। तो कुछ तो एक मोरल ऑब्लिगेशन तो सरकार पे बनती है ना, चाहे मैटर सिविलियन हो या मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित हो। ठीक है, तो मतलब माना कि ये वो शेर है जिससे डरा सकता है, काट नहीं सकता। ठीक है, लेकिन शेर तो शेर होता है, डर तो है ही ना। 1 महीने और 3 महीने के अंदर अपने जवाब तो देना ही पड़ेगा, सिविल में मैटर्स में और मिलिट्री मैटर्स में। ऐसे फिर प्रॉब्लम्स है कुछ एनएचआरसी के साथ में क्या कि एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स। ठीक है, पोस्ट काफ़ी समय तक खाली रह जाती हैं कई बार। ठीक है, सरकार नियुक्ति नहीं देती क्योंकि रिकमेंडेशन कमेटी अपने 6 देगी, 6 को 6 नियुक्त करते हैं, तो वो नियुक्तियों में टाइम लग जाता है। पेरिस एग्रीमेंट जो है अपने 10 दिसंबर 1948 वाला 217 है, उसने बोला कि एनएचआरसी शुड हैव बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, खुद का फंड होना चाहिए, स्टाफ होना चाहिए। लेकिन फंड जो होता है ये सरकार समय पर नहीं देती कम देती है, स्टाफ सीट्स खाली रह जाती है बहुत समय तक। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, खुद का फंड नहीं है जिससे कि इकोनॉमिक रिलीफ दे सके। ठीक है, और कई बार जैसे मैंने बताया, जैसे फंक्शंस हैं उनमें खुद की टीम मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन फंड नहीं होने के कारण से वो इतने एक्टिवली वो टीम काम नहीं कर पाती है। समझ गए? तो ऐसे था ये अपने एनएचआरसी वाला टॉपिक। इसको जब अपन करंट में देखते हैं तो चीज़ें और समझ में आती है। ठीक है, मोटी मोटी तो चीज़ें ध्यान रखनी है। 12 अक्टूबर 1993 से पहले क्या डेट, 10 दिसंबर 1948, और अपने पेरिस घोषणा 217 और 30 फंडामेंटल राइट्स। और 1966 वाली 16 दिसंबर 1966 वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, ये हो गया। फिर अपने जो स्ट्रक्चर है वो 1+5 अपन को ध्यान में रखना है। रिकमेंड करते हैं 6 जनों की रिकमेंडेशन कमेटी, और 1+5 के अंदर चेयरमैन कैन बी सुप्रीम कोर्ट एक्स चीफ जस्टिस या एक्स जज। M1 सुप्रीम कोर्ट एक्स या प्रेजेंट जज। M2 हाई कोर्ट एक्स सीजे या प्रेजेंट सीजे। ठीक है ना, हाई कोर्ट का एक्स चीफ जस्टिस या प्रेजेंट चीफ जस्टिस। हाई कोर्ट का जज नहीं आ सकता M2 के अंदर, जज आएगा केवल सुप्रीम कोर्ट का, वो M1 के रूप में। तो हाई कोर्ट के जज नहीं आएंगे, हाई कोर्ट के ओनली चीफ जस्टिस आएंगे M2 के रूप में। सुप्रीम कोर्ट के केवल जज आएंगे, मतलब M1 के रूप में सुप्रीम कोर्ट के केवल जज आ सकते हैं, एक्स या प्रेजेंट। और चेयरमैन के रूप में केवल सुप्रीम कोर्ट के एक्स चीफ जस्टिस या एक्स जज आ सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। 6 की मेंबर्स की कमेटी, रिकमेंडेशन कमेटी, PM, HM, लोकसभा स्पीकर, फिर राज्यसभा डिप्टी स्पीकर, देन लोकसभा लीडर ऑपोजिशन इन लोकसभा एंड लीडर ऑपोजिशन इन राज्यसभा। ये सारी चीज़ें 370 है ही। तो ये बेसिक है। बाकी लूसेंट के अंदर आपके क्वेश्चन हैं एनएचआरसी के, उनको देखो, समझो, करो, आगे बढ़ो तो और चीज़ें समझ में आएंगी। फिर है नेक्स्ट SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, बिल्कुल ट्रू कॉपी है एनएचआरसी का। तो एक बार एनएचआरसी को ढंग से देख लो, फिर अपन देखते हैं SHRC, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। ओके, क्वेश्चन जरूर देखो लूसेंट में, तभी फिट बैठेगा, नहीं कोई मतलब ही नहीं है। लूसेंट के अंदर देखो, अपने अरिहंत के अंदर देखो क्वेश्चन, क्या दिक्कत है ना। ओके, चलो।